वेलकम एवरीवन। मेरा एक बचपन से सवाल था कि हर कंट्री का करेंसी का वैल्यू क्यों सेम नहीं होता है। अभी का समय एक यूएस डॉलर का वैल्यू 76 इंडियन रुपीस का बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? और दूसरा सवाल, सरकार बहुत सारा पैसा प्रिंट करके लोगों में बात क्यों नहीं देते? देश का गरीबी ऐसा क्यों नहीं मिटा देते? और तीसरा सवाल, जो सामान पहले 1 रुपया में मिलता था वो आज 100 रुपया में क्यों मिल रहे हैं? तो चलिए जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, हर कंट्री का करेंसी का वैल्यू क्यों सेम नहीं होता है? जैसे अभी का समय एक यूएस डॉलर 76 इंडियन रुपीस का बराबर क्यों होता है? तो सबसे पहले तो उसको हम लोग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और एक्सचेंज रेट 3 तरह का होता है: फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट और मैनेज एक्सचेंज रेट। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है, मार्केट का सप्लाई और डिमांड के ऊपर एक्सचेंज रेट भी ऊपर नीचे होते हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को आपको हम एक एग्जांपल में समझाने का कोशिश करेगा। मान लो कि दो कंट्री है, एक का नाम रख देते हैं अमेरिका, दूसरा का नाम रख देते हैं इंडिया। तो इंडिया और अमेरिका के लोग मेहनत करके साल में 100 आलू उगा पाते हैं। और मान लो कि वो आलू कंट्री का इकोनॉमी है, तो इंडिया वाला क्या करते हैं, वो 100 आलू के लिए 100 इंडियन रुपीस बनाते हैं। और अमेरिका वाला भी वही सेम करते हैं, 100 आलू के लिए 100 अमेरिकन डॉलर्स बनाते हैं। तो अभी क्या हो गया, एक इंडियन रुपीस इक्वल टू एक आलू और एक अमेरिकन डॉलर इक्वल टू एक आलू। वो दोनों एक्सचेंज रेट रख देते हैं 1:1, मतलब एक इंडियन रुपीस इक्वल टू एक अमेरिकन डॉलर। तो अभी क्या होता है, इंडिया वाला लोग और ज़्यादा मेहनत करके 200 आलू उगाते हैं और अमेरिका वाला वही 100 आलू वापस उगा पाते हैं। तो ये साल में इंडिया 200 आलू उगाया है, पर वो लोग के पास 100 इंडियन रुपीस ही है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपना करेंसी का वैल्यू और बढ़ा देते हैं। तो अभी क्या हो गया, 1 इंडियन रुपीस इक्वल टू 2 आलू। और अमेरिका का क्या रहता है, एक अमेरिकन डॉलर इक्वल टू एक आलू। तो ये बार दोनों का एक्सचेंज रेट फिर से बदल जाता है। तो अभी क्या होता है, एक इंडियन रुपीस इक्वल टू 2 अमेरिकन डॉलर। और मान लो कि इंडिया वाला फिर से और ज़्यादा मेहनत करके 500 आलू उगाता है और अमेरिका वाला फिर से वही 100 आलू उगाता है। तो फिर से इंडिया अपना करेंसी का वैल्यू और बढ़ा देते हैं। तो अभी क्या हो गया, 1 इंडियन रुपीस इक्वल टू 5 आलू। और अमेरिका का वही रहता है, एक अमेरिकन डॉलर इक्वल टू एक आलू। अभी फिर से वो दोनों का एक्सचेंज रेट बदल जाता है। अभी क्या हो गया, एक इंडियन रुपीस इक्वल टू 5 अमेरिकन डॉलर। और फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, सरकार कंट्रोल करते हैं कि एक्सचेंज रेट कितना होगा। और मैनेज एक्सचेंज रेट में क्या होता है, मार्केट का सप्लाई और डिमांड के ऊपर एक्सचेंज रेट भी बदलता है, पर सरकार उसमें कुछ लिमिट लगा देता है ताकि एक्सचेंज रेट ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो जाए। होगा तो भी कुछ परसेंट तक ही हो सके। वैसे तो एक कंट्री का करेंसी का स्ट्रॉन्ग होना या वीक होना उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से देखा जाता है। जैसे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है जैसे कि चाइना, वो लोग अपना करेंसी वीक रखना प्रेफर करते हैं। और जो इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है जैसे यूरोपियन कंट्रीज़, वो लोग अपना करेंसी स्ट्रॉन्ग रखना प्रेफर करते हैं। अभी दूसरा सवाल आ गया, क्यों सरकार बहुत सारा पैसा प्रिंट करके लोगों में बात क्यों नहीं देते? देश का गरीबी ऐसा क्यों नहीं मिटा देते? तो मान लो कि एक कंपनी है, वो साल में 100 गाड़ी बनाते हैं और एक गाड़ी का कीमत रख देते हैं 20 लाख। तो वो हर कोई वो गाड़ी को नहीं ले पाते है। तो अभी सरकार क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा प्रिंट करके लोगों में बांट देते हैं। तो हर किसी के पास पैसा आ जाता है और हर कोई वो गाड़ी को ले सकते हैं। उसका मतलब क्या हो गया, वो गाड़ी का डिमांड बढ़ गया, पर सप्लाई जो कंपनी जो साल में 100 ही गाड़ी बना पाते हैं, सप्लाई तो उतना रहता है। तो कंपनी क्या करता है, वो गाड़ी का दाम और बढ़ा देते हैं जब तक कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड जब तक बैलेंस नहीं हो जाते। तो इसमें क्या हो गया, गाड़ी तो वही रहता है पर करेंसी का वैल्यू जो और नीचे गिर गया। और इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसलिए ज़्यादा पैसा प्रिंट करके लोगों में बात देना भी एक अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली करेंसी का वैल्यू खुद नीचे गिर जाता है। उल्टा सरकार को ज़्यादा पैसा प्रिंट करना पड़ता है और लोगों को एक चीज़ के लिए अभी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और तीसरा सवाल हो गया, जो सामान पहले 1 रुपया में मिलता था वो आज 100 रुपया में क्यों मिलते हैं? तो सबसे पहले तो इसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे आपको हम पहले बताया था, जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तब सामान का दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसलिए ये एक अच्छा इंडिकेटर भी है कि लोगों का पास ज़्यादा पैसा आ गया और देश का इकोनॉमी भी ग्रो हो रहा है। पर इन्फ्लेशन का एक नेगेटिव साइड भी है। जैसे अभी देश में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, जैसे कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, नींबू का प्राइस बढ़ रहा है। और पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि अभी वार चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, इसलिए इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का भी दाम बढ़ गया है। और नींबू का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी ज़्यादा लगता है। और कुछ समय पहले गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में एक साइक्लोन आया था, जिसका वजह से नींबू का प्रोडक्शन भी कम हो गया और सप्लाई कम हो गया। और आपको पता है, जब सप्लाई कम होता है और डिमांड ज़्यादा होता है तो सामान का दाम खुद बढ़ जाता है। और एक कंट्री का इकोनॉमी, वो कंट्री का एम्प्लॉयमेंट रेट, वो कंट्री का जीडीपी, वो कंट्री में कितना मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से वो कंट्री का इकोनॉमी जो ऊपर नीचे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही था और मैं यही कहूँगा कि खाओ पियो, खुश रहो और साथ में कुछ ना कुछ सीखते रहो।